हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्लेस है, ठीक है, लोथल, नाम सुना होगा आपने, लोथल, ठीक है, लोथल, ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। तो लोथल गुजरात में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे शव प्राप्त हुए थे जो जिसमें मतलब लगभग एक ही उम्र के, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी की अस्थियां पाई, ठीक है। तो उसमें लोगों ने ये कहा कि हो सकता है कि उसमें से जो पुरुष मर गया होगा और वो जो महिला, जो स्त्री है, उसको जो है दफन कर दिया गया होगा। सती होने का मतलब चाहे जला दिए चाहे दफन कर दे, उस टाइम की बात है। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि लोग टहलने गए हों और भाई किसी बिल्डिंग भवन के नीचे बैठे हों, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो है सती प्रथा का जो प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिलता है वो आपको जो है लोथल गुजरात में। इसके अलावा गुप्त काल में अगर आप आएंगे तो गुप्त काल में भानुगुप्त का एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का, उसको भी आपने देखा होगा अगर वहां पर। तो 510 ईस्वी का आप देखेंगे जो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, ठीक है, एरण अभिलेख। तो एरण अभिलेख में भानुगुप्त के एक मित्र मंत्री थे जिनका नाम था गोपराज। क्या नाम था बाबू? गोपराज। आप लोगों को पता होगा जो एंसेंट पढ़े हैं। तो गोपराज जब युद्ध करते हुए मर जाते हैं तो इनकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है, ठीक है, सती हो जाती है। तो यहां पर ये चीजें, खैर एक दो एग्जाम्पल वहां पर, ये अभिलेखी साक्ष्य है। पहला अभिलेखी साक्ष्य सती प्रथा का तो गुप्त काल में, ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है उसको अनुमान लगाया जाता है, लेकिन खैर उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जो मैं की पॉइंट मेन बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आप थोड़ा गंभीरता से, सारे लोग जो भी तकनीकी माध्यम से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो बात को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। दरअसल हुआ क्या कि मध्यकाल में आप इस प्रकार की बुराई को देख रहे हैं। सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा है वो बहुत बड़े स्तर पे कहां दिखी आपको? मध्यकाल में दिखी, ठीक है। किस काल में? मध्यकाल में। और अगर क्षेत्र की बात करते हैं, सती प्रथा जो मध्यकाल में है, ठीक है, जो मध्यकाल में, ये अगर किसी एक विशेष क्षेत्र में जहां सबसे अधिक इसके उदाहरण देखने को मिले तो राजस्थान में देखने को मिले। कहां मिले? राजस्थान में। बाकी हुए तो कई जगह, लेकिन सर्वाधिक आप देखोगे तो कहां मिल रहे हैं? राजस्थान में। और किस जात बिरादरी में मिला? तो राजपूतों में मिला सबसे अधिक। किसमें मिला? राजपूत में। ध्यान रखना, ये जो प्रथा थी, कुप्रथा, सबसे अधिक किसमें? राजपूतों में, ठीक है। और कहां? राजस्थान क्षेत्र में। दरअसल कहानी ऐसी हो जाती थी कि उस समय मध्यकाल में आप देखेंगे खूब लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है। इस्लामिक कल्चर का प्रवेश हुआ, ठीक है, जिसकी शुरुआत आप देखेंगे कि जो है अरब आक्रमण से शुरू हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद फिर आप देखेंगे जो है कि महमूद गजनवी का आक्रमण, फिर आगे चल करके मोहम्मद घुरी का आक्रमण, फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, ठीक है। फिर उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। फिर इसके बाद 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। फिर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का दिल्ली पर अधिकार होता है। फिर मुगल राजवंश की शासन सत्ता शुरू होती है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर चीजें बनती हैं बट औरंगजेब तक। अब यहाँ पर क्या था कि लड़ाइयाँ जबरदस्त होती थी, ठीक है। अब इसमें लड़ता कौन था उस समय? राजपूत लड़ते थे। सर्वाधिक तो लड़ने वाले वही थे उस समय, ठीक है, राजपूत लड़ते थे। अब युद्ध में हजारों लोग एक साथ मारे जाते थे, हजारों लोग एक साथ मारे जाते थे। तो ऐसे में अधिकांश लोगों का शादी विवाह हो जाता था, ठीक है। और युद्ध के दौरान अगर वो मार दिए गए तो महिलाएं जो थी वो क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी, ठीक है। अब उनका भरण पोषण, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय भाई महिलाओं को उतना अधिकार, उतना राइट और कार्य क्षेत्र में भी उतना योगदान हो नहीं पा रहा था। तो उनके भरण पोषण की समस्या। दूसरे, व्यभिचार उत्पन्न होने की भी बात होती थी, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, युवा अवस्था में अगर पति मर जा रहा है, ठीक है, तो भाई प्रकृति ने तो सबको बनाया है सारी चीजें, तो व्यभिचार उत्पन्न होने की समस्या ये भी थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मुस्लिम आक्रांता थे या जो भी कोई आक्रमण करते थे, फिर उन महिलाओं को जबरदस्त अपने कैद खाने हरम में ले जाकर के कैद कर देते थे। तो वहां पर भी एक मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात थी, वहां पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। तो ऐसे में यह हुआ कि भाई क्या इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो वही वाली बात है, ठीक है, कि भाई न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहानी वही ये हुआ कि अगर ये जो लोग रण में मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, बात को समझिएगा। देखो, सती प्रथा और जौहर दो कॉन्सेप्ट यहां पर चलेगा, लेकिन दोनों को आपको समझना है। तो जब रण में बहुत सारे लोग मारे जाते थे तो उसमें क्या हो जाता था? रण में जब बहुत सारे लोग मारे जाते थे तो जो राजपूत महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है, और भी जो लोग थे, वह एक साथ जब अपने आप को अग्नि में समर्पित करते थे तो जौहर हो जाता था। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई राजा मार दिया गया, कोई सैनिक मार दिया गया, ठीक है,
मतलब इक्का दुक्का करके, तो उसकी पत्नी जौहर नहीं करेगी, फिर उसकी पत्नी क्या सती वाली स्थिति बन जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो रहेगी तो भरण पोषण की समस्या, व्यभिचार उत्पन्न होने की समस्या, कई सारी चीजें। और दूसरे, विधवाओं का जो सामाजिक रिस्पेक्ट जो था ना, वो था ही नहीं। एक अलग निगाह से, एक अलग भाव से उनको देखा जाता था। किसी भी धार्मिक कार्य में आप देखेंगे उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती थी और हमेशा शर्मसार होती थी। तो ऐसे में ये था कि यह तो फिर अब इनका जीवन ही समाप्त। हालांकि ये कोई विकल्प नहीं था, बड़ा गलत था। लेकिन आप समझिए, जब आप लिखोगे ना कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा क्यों फैली, क्यों समाज में आई, तो ये ब्रेन तो सोचना चाहिए ना बाबा, ये तो सोचेगा ना भाई। आप इस पर सोचोगे ना क्यों आया। तो इस वजह से आप देखेंगे ऐसी कुप्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ता चला गया। तो इस कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य जो है, खूब लड़ाई लड़ी जो है राजा राम मोहन राय साहब और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, इसको जो है क्या कर दिया गया, पूर्णतया बंद कर दिया गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, एक दूसरी समस्या क्रिएट हुई। तर्क आगे देखिए। चलिए मान लीजिए सती प्रथा जैसी कुप्रथा समाप्त हो गई, लेकिन समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। किसकी संख्या बढ़ने लगी? विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि अब तो सती हो नहीं रही है। अब जब विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी तो समस्या फिर क्रिएट हो गई कि भाई इनका भरण पोषण कौन करेगा। समस्या तो वही हो गई कि चलो सती प्रथा तो जैसे कुप्रथा बैन करवा दिए, आप बंद तो करवा दिए, लेकिन अब इनका भरण पोषण कैसे होगा और समाज में इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि ये तो विडो है, विधवा है। तब मान सम्मान प्रतिष्ठा किसी भी महिला को भाई उस समय तभी प्राप्त होती कि जब उनका पुनर्विवाह हो, शादी ब्याह हो। यानी कि फिर से जो क्या हो जाएगा कि वो शादी ब्याह हो जाएगा, तो फिर से वे सारे कार्य कर सकती हैं, धार्मिक कार्य जो बाकी सुहागन महिलाएं करती हैं। तो अब ये लड़ाई कौन लड़ा? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को लेकर के जंग लड़ते हैं और डलहौजी के समय काल में ये बनता है और केनिंग के समय काल में पारित होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयत्न को, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास को, प्रयत्न को, ठीक है, धरातल पर, ठीक है, धरातल पर या उनके उद्देश्य को पूरा करने का कार्य अगर आगे किसी ने किया तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। तो जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और विधवाओं की शादी ब्याह होने लगी, सामाजिक मान्यता उन्हें मिल गई, तब जाकर के ये माना गया कि अब हम सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर न्याय पा सके। इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और सती प्रथा, ये ध्यान देना है। और एक चीज और समझ लीजिए भाई, विधवा पुनर्विवाह में कई बार क्या होता है कि शादी तो बड़े कम उम्र में हो जाती थी, बाल विवाह में। भाई विधवा होने के तो कई सारे कारण होते थे, एक तो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे, दूसरे बाल विवाह। अब बाल विवाह में कई ऐसे विवाह होते हैं, अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि मतलब खैर अब तो कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब शादी विवाह यार, मतलब बच्चा किसी को पहचानता नहीं है और शादी हो जाया करता था। अब सोचिए, पता चले कि शादी हो गया